हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की, आप पिछली क्लास में 9th क्लास में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर सपोज लिखती हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ लिखा है समथिंग, कुछ यहाँ लिखा है, बीच में इक्वल टू का साइन लगा है और कुछ इक्वल टू के साइन के राइट में लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ इक्वल टू के लेफ्ट में लिखा है, कुछ इक्वल टू के साइन के राइट में लिखा है। तो क्योंकि यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, तो ये क्या है, ये है एक इक्वेशन। क्योंकि इसमें समथिंग इज इक्वल टू समथिंग है तो ये एक इक्वेशन है। दूसरी चीज़ जो आपको इसमें दिखाई दे रही है वो ये कि यहाँ पर 2, 3, 0 ये तो कांस्टेंट नंबर्स हैं, लेकिन हमें साथ में क्या दिखाई दे रहा है, ये x और ये y। अब ये x और y इनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इनकी वैल्यू वेरी हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो ये x और y क्या है, वेरिएबल्स हैं। कितने वेरिएबल्स हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक वेरिएबल x और दूसरा वेरिएबल y। दो वेरिएबल्स इसमें प्रेजेंट हैं, तो ये क्या बन गई, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तीसरी बात जो आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ पर वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 है, x की हाईएस्ट पावर भी 1 है, y की हाईएस्ट पावर भी 1 है, इसलिए इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इक्वेशन होनी चाहिए यानी लिखा होना चाहिए समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, दो वेरिएबल्स में होनी चाहिए और वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पर 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में आप और क्या क्या पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में, कि अगर इसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a b c ये कुछ कांस्टेंट नंबर है। जैसे यहाँ पर a हमें दिखाई दे रहा है 2 और b हमें दिखाई दे रहा है 3 और c तो कोई नंबर यहाँ लिखा नहीं है, तो इसका मतलब c क्या है, इस केस में 0 है। ठीक है, तो ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर जो स्पेशल कंडीशन लगी हुई है वो ये कि ये a और b दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। अगर a 0 है तो चलेगा, सिर्फ b 0 है तो भी चलेगा, लेकिन a और b दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। क्योंकि a और b अगर दोनों एक साथ 0 हो गए तो क्या हो गया, सपोज a भी 0 हो गया और b भी 0 हो गया, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये तो सब 0 हो गया, तो ये बन जाएगा सम कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। कुछ कांस्टेंट नंबर यहाँ पर है, सपोज यहाँ 1 है या 2 है या -3 है या -5 है, वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये यहाँ पर हमारे पास लीनियर इक्वेशन बचेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स की पावर अब 0 हो जाएगी, वेरिएबल्स की पावर 1 नहीं बचेगी। तो इस कंडीशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं कि a और b दोनों 0 नहीं होना चाहिए। हम इसको लिखते हैं कि a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, इससे कैसे हमें पता चल रहा है, कोई भी दो नंबर्स का आप स्क्वायर करोगे तो आपको कोई पॉजिटिव वैल्यू मिलती है ना, या हद से हद क्या मिल सकता है, 0 मिल सकता है। कब, जब ये दोनों ही 0 हों। सपोज कीजिए a भी 0 है b भी 0 है, सिर्फ उसी केस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 आएगा। अगर a और b में से कोई एक भी 0 नहीं है, सपोज a 0 है b 0 नहीं है, लेकिन चाहे कोई भी पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, उसका आप स्क्वायर करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, आपको ये 0 कभी नहीं मिलेगा। a और b में से अगर कोई भी एक नॉन ज़ीरो नंबर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी भी 0 नहीं आएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिर्फ तब 0 आएगा जब a और b दोनों 0 होंगे, और वो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर कंडीशन क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब a और b साथ में 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, और आपने क्या सीखा था, आपने सीखा था इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड करने।
सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ऐसे x, y हमें फाइंड करने होते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करते हैं का क्या मतलब है कि अगर आप x, y की वो वैल्यूज इस इक्वेशन में डालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड यानी इक्वल टू के लेफ्ट में जो लिखा है, राइट हैंड साइड यानी इक्वल टू के राइट में जो लिखा है, वो दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी। जैसे अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन को देखें, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 2x + 3y = 0। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि अगर हम x को ले लें 0 और y को भी ले लें 0, तो ये इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, 2 × 0 + 3 × 0 = 0। 2 × 0 हो गया 0, 3 × 0 हो गया 0, 0 + 0 0, तो हमें क्या मिला, 0 = 0। यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई RHS के। इसका मतलब क्या है कि 0,0 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x + 3y = 0। 2x प्लस, तो किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक ऐसे सारे x, y जो अगर आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको फाइंड कैसे करते हैं सॉल्यूशंस को, आप x की कुछ वैल्यू यहाँ पर डालेंगे और सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वो x, y जो आपको मिलेगा वो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। दूसरी चीज़ जो आपने देखी है, जो आपने पढ़ी है 9th क्लास में, कि आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का अगर कभी भी ग्राफ बनाते हैं, आपने बनाया इसका ग्राफ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो आपको ग्राफ हमेशा क्या मिलता है, ग्राफ हमेशा कोई स्ट्रेट लाइन ही मिलता है। आप किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ बनाओगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स ऐसे x, y होंगे, ऐसे x, y को रिप्रेजेंट करेंगे जिनको आप इक्वेशन में डालोगे तो आपको LHS और RHS इक्वल मिलेंगे। तो ये जितने भी पॉइंट इस लाइन पर लाई करते होंगे वो सब क्या हैं, वो सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, हमारी इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब एक लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। अब ये जो मैंने बनाया है पॉइंट, एक्चुअल में पॉइंट क्या है, उसकी तो ना कोई लेंथ है, ना ब्रेड्थ है, हाइट ना हाइट है। तो पॉइंट तो एक ऐसी चीज़ है कि इस लाइन पर, एक लाइन पर तो इनफाइनाइट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगर आप कोई लीनियर इक्वेशन लेते हैं इन 2 वेरिएबल्स, तो उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। क्यों, क्योंकि उसका जो आप ग्राफ बनाएंगे वो बनेगी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, और एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं, वो सारे पॉइंट्स उसके सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन अगर कोई पॉइंट सपोज कीजिए कि इस लाइन पर लाई नहीं कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर है या एक पॉइंट यहाँ पर है या कोई पॉइंट यहाँ पर है, इस लाइन के बाहर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ये सब क्या है, ये सब इसके सॉल्यूशन नहीं है, नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो जो पॉइंट्स लाइन पर लाई नहीं कर रहे वो इसके सॉल्यूशन नहीं है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स अगर आप उस इक्वेशन में डालोगे तो LHS और RHS आपको इक्वल नहीं मिलेगा। लेकिन जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पर, इस ग्राफ पर लाई कर रहे हैं, वो सब हमारी इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, यानी उनके कोऑर्डिनेट्स आप डालोगे इक्वेशन में तो हमेशा आपको लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के इक्वल मिलेगी। ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। इसके अलावा आपने और क्या चीज़ देखी है कि सपोज हमने एक इक्वेशन लिखी है 2x + 5 = 0। अब यहाँ पर हमें कोई y वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम ये जानते हैं कि इसको हम और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2x + 0y + 5 = 0। तो ये भी क्या है, इसको भी हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। या हमारे पास एक इक्वेशन है 3y = -4, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 0x + 3y + 4 = 0। तो ये भी क्या है, ये इक्वेशंस भी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स ही कहलाएंगी, क्योंकि इनको भी हम 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं।
तो ए या बी में से कोई एक 0 हो तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होना क्या चाहिए, ए और बी दोनों 0 नहीं होने चाहिए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा है पिछली क्लासेस में। अब यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। अभी तक तो हम एक लीनियर इक्वेशन लेते थे और उसका ग्राफ बनाते थे, अलग से उसके एक ही इक्वेशन के हम सॉल्यूशंस निकालते थे। अब हमें कह रहे हैं, हमें गिवन क्या है, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी दो लीनियर इक्वेशंस एक साथ में हमें गिवन है और एक साथ में हम उनको सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे हम इनका कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करें। तो एल्जेब्रिकली हम इनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमें पता ही है क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर हम एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो दूसरी इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। होंगी तो दोनों इक्वेशंस इसी फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बस अंतर क्या होगा कि ये जो x के और y के कोफिशिएंट्स हैं और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं ये दोनों में अलग अलग हो सकती हैं। तो इसमें x का कोफिशिएंट हमने a1 लिखा है, y का कोफिशिएंट b1 लिखा है, कांस्टेंट टर्म c1 लिखी है। दूसरी इक्वेशन में हमने x का कोफिशिएंट a2 लिख दिया है, y का कोफिशिएंट b2 लिख दिया है और कांस्टेंट टर्म को c2 लिख दिया है। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। इस तरह की कुछ इक्वेशंस हमें दिए हुए, इक्वेशन के पेयर दिए हुए हैं, दो इक्वेशन साथ में दी हुई है और हमें कहेंगे कि इनका कॉमन सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। अब इनका कॉमन सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, कॉमन सॉल्यूशन का मतलब है कि ऐसे x, y हमें फाइंड करने हैं कि उसे आप चाहे इस इक्वेशन में डालें चाहे आप इस इक्वेशन में डालें, आपको LHS और RHS इक्वल मिल जाए दोनों में। इसका मतलब ऐसे पॉइंट हमें ढूंढने हैं, ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो पॉइंट जो इसके ग्राफ पर भी लाई कर रहा है और इसके ग्राफ पर भी लाई कर रहा है। तो वो क्या है, इन दोनों का ही कॉमन सॉल्यूशन होना चाहिए। कॉमन सॉल्यूशन या सॉल्यूशंस अगर एक से ज़्यादा हैं ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ, दोनों के कॉमन, ऐसा कोई सॉल्यूशन हमें ढूंढना है जो इसका भी सॉल्यूशन है, ऐसा कोई पॉइंट हमें ढूंढना है जो इसका भी सॉल्यूशन है और इसका भी सॉल्यूशन है। वो कोऑर्डिनेट्स हम x, y हम इसमें डालेंगे तब भी LHS RHS की इक्वल हो जाएगी, इसमें डालेंगे सेम वही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसमें डालेंगे तो भी हमें LHS और RHS इक्वल मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेकर देखें कोई इसका, सपोज कीजिए आपके पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई है 2x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये दी हुई है आपको फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन आपको दी हुई है x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये आपको दी हुई है दूसरी इक्वेशन। अब आपको यहाँ पर दिखाई क्या दे रहा है, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके देखेंगे तो a1 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 2, b1 आपको दिखाई दे रहा है 3 और c1 आपको दिखाई दे रहा है 3। ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो a2 आपको दिखाई दे रहा है 1, a2 यानी x का कोफिशिएंट, b2 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है जो y के साथ में नंबर लिखा है -4 और c2 यानी इसकी कांस्टेंट टर्म आपको दिखाई दे रही है 7। ठीक है, आपसे कहते हैं इसका कॉमन सॉल्यूशन निकाल कर बताइए। तो क्या कोई ऐसा नंबर हमारे पास है जो अगर हम ऐसा कोई x, y हमारे पास है कि हम इसमें पुट करें और इसमें भी पुट करें तो दोनों केसेस में हमें LHS और RHS इक्वल मिल जाए। तो जैसे हम देखते हैं, सपोज कीजिए हमने x, y क्या लिया है -3, 1। इसको हम चेक करके देखते हैं कि क्या ये इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है या नहीं है। दोनों में बारी बारी से पुट करते हैं, पहले पहली वाली में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 2 और x की जगह पुट कर देंगे हम -3 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पुट कर दिया 1 प्लस 3 क्या आएगा -6 प्लस 3 यानी -6 प्लस 6 यानी आ गया 0।
तो यहाँ हमें क्या दिखाई दिया, LHS में हमने पुट की थी चीज़ें और LHS किसकी इक्वल आ गई, RHS की इक्वल आती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब -3,1 ये सॉल्यूशन है इक्वेशन 1 का, इक्वेशन 1 का ये सॉल्यूशन है। कंफर्म हो गया हमें। दूसरा चेक करते हैं, दूसरी इक्वेशन में डाल के देखते हैं यही सेम कोऑर्डिनेट्स। तो हमने क्या किया, LHS में वैल्यूज पुट करनी शुरू की, x यानी -3, -4y यानी 1 +7 क्या आएगा, -3 -4 यानी -7 +7 क्या आ गया 0, 0 यानी RHS। तो यहाँ भी हमें क्या दिखाई दिया, LHS और RHS इक्वल हो गया। इसका मतलब -3,1 ये इक्वेशन 2 का भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। तो -3,1 इक्वेशन 1 का भी सॉल्यूशन है और इक्वेशन 2 का भी सॉल्यूशन है। तो इस बात से हमें क्या पता चला कि -3,1 एक कॉमन सॉल्यूशन है दोनों का, ये है कॉमन सॉल्यूशन ऑफ 1 एंड 2, कॉमन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस 1 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ तो हमने अभी ऐसे ही रेंडमली कोई भी कोऑर्डिनेट यहाँ पर पुट करके देखा था, लेकिन अब ऐसे हम बार बार अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पुट करके यहाँ पर देखेंगे नहीं। तो हम धीरे धीरे इस चैप्टर में क्या सीखेंगे कि इस तरह की अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें दी हुई हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या हमारे पास डिफरेंट वेज हैं जिनसे हम इनके सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं, जिनसे हम ऐसे x, y फाइंड कर सकते हैं जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हों। तो ये तो है एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब हम देखते हैं ग्राफिकली इस बात का क्या मतलब है, ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली इस बात का क्या मतलब है कि हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और हमें कह रहे हैं कि इनका कॉमन सॉल्यूशन निकाल कर बताओ। तो हमें पता क्या है कि कोई लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में तो उसका ग्राफ हमेशा बनता है एक स्ट्रेट लाइन। तो सपोज कीजिए आपको दो इक्वेशंस कोई दे रखी हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये आपकी पहली इक्वेशन है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। अगर आप एक ही कार्टेशियन प्लेन में इनका ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ कैसे कैसे बन सकता है। अब पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि आपने पहली लाइन का ग्राफ बनाया, बनेगा तो स्ट्रेट लाइन ही, वो तो हमें पता ही है। तो ऐसी कोई लाइन हमारे पास बनकर आ गई, और जब दूसरी का ग्राफ बनाया तो ऐसी कोई लाइन हमारे पास बनकर आ गई। क्या मिल रहा है हमें इस केस में, मिल रही हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग यानी जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही हैं। अब आपको ये पता है कि इस लाइन पर जितने पॉइंट्स हैं वो सब इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, और इस लाइन पर जितने पॉइंट्स हैं वो सब दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा पॉइंट चाहिए जो इसका भी सॉल्यूशन है और इसका भी सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, इस ग्राफ पर भी इस लाइन पर भी वो पॉइंट लाई करना चाहिए और इस लाइन पर भी वो पॉइंट लाई करना चाहिए। क्या आपको कोई ऐसा पॉइंट दिखाई दे रहा है जो इस लाइन पर भी लाई कर रहा है और इस पॉइंट पर इस लाइन पर भी लाई कर रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये जो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट इस लाइन पर भी प्रेजेंट है और ये पॉइंट इस लाइन पर भी प्रेजेंट है। तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन। कितने पॉइंट्स हैं ऐसे, सिर्फ एक ही पॉइंट है ऐसे, ओनली वन पॉइंट हमें ऐसा दिखाई दे रहा है जो दोनों के ग्राफ पर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाते हो सेम कार्टेशियन प्लेन में और आपको मिलती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, आपको क्या मिलती हैं यहाँ पर, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं। ऐसी दो लाइंस मिलती हैं जो किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो इसका मतलब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिर्फ एक अकेला ही इनका सॉल्यूशन होगा। सिर्फ एक ही ऐसा x, y होगा जो इसमें आप डालेंगे तो LHS RHS की इक्वल हो जाए और इसमें आप डालेंगे तो भी LHS RHS की इक्वल हो जाए। तो सिर्फ एक ऐसा हमें पॉइंट मिला है जो दोनों के ग्राफ पर लाई कर रहा है, यानी इनका सिर्फ एक ही कॉमन सॉल्यूशन है। लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ग्राफ बना रहे हैं तो हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन्स ही आपको मिलेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपने ग्राफ बनाया तो एक लाइन बनी ऐसे कुछ
और दूसरी लाइन बनकर आ गई इसी के पैरेलल, ऐसे कुछ, ठीक है, पैरेलल लाइंस हैं ये। अब पैरेलल लाइंस हैं तो इसका मतलब क्या है, जो पहली इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन है ये सारे पॉइंट्स जो इस पर लाई कर रहे हैं, और जो दूसरी इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन है ये सारे पॉइंट्स जो इस पर लाई कर रहे हैं। क्या आपको इस ग्राफ में कोई ऐसा पॉइंट दिखाई दे रहा है जो इस पर भी लाई कर रहा है और इस पर भी लाई कर रहा है, जो दोनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन है? नहीं, ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं। तो इसका मतलब इस केस में हमें क्या पता चलेगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये जो आपको दी गई हैं इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, क्योंकि इनका कोई कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही नहीं है, तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और लाइंस कैसी बनकर आ रही हैं? लाइंस बनकर आ रही हैं हमारे पास पैरेलल लाइंस। तो आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाया और आपको पैरेलल लाइंस मिली, तो इसका मतलब इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तीसरा केस क्या हो सकता है? ज़रूरी नहीं आपको ऐसा मिले, एक केस और हो सकता है। आप जब इनका ग्राफ बना रहे हैं, एक लाइन का आपने ग्राफ बनाया, ऐसे कुछ लाइन आपके पास बनकर आई। जब दूसरी वाली इक्वेशन का आप ग्राफ बनाने लगे तो आपने देखा कि आपके पास इसी के ऊपर एक और लाइन बनकर आ गई। सेम पॉइंट्स आ रहे हैं, सेम कोऑर्डिनेट्स आपके पास निकल कर आ रहे हैं, तो इसका ग्राफ कैसा आ रहा है? इसी के ऊपर ही बनकर आ रहा है। ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्या है ये? कोइंसिडेंट लाइंस, जो एक के ऊपर एक लाई कर रही हैं। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो जो पॉइंट्स इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, यानी जो जो पॉइंट्स पहली इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, वो सारे के सारे पॉइंट दूसरी इक्वेशन पर भी, दूसरी इक्वेशन की लाइन पर भी लाई कर रहे हैं, यानी वो सारे के सारे पॉइंट्स दूसरी इक्वेशन के भी सॉल्यूशन हैं। तो इस लाइन के कितने, पहली इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। दूसरी के भी कितने सॉल्यूशंस हैं? वही सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास कितने सॉल्यूशंस निकल कर आएंगे? हमारे पास निकल कर आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट कॉमन सॉल्यूशंस हमारे पास अपनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के निकल कर आएंगे। कब? अगर हम इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं और हमें कैसी लाइंस मिलती हैं? कोइंसिडेंट लाइंस मिलती हैं। ठीक है, तो अभी जो हम पहली एक्सरसाइज करने वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे? उसमें तो हम सिर्फ लीनियर इक्वेशंस को बनाना सीखेंगे और उनके ग्राफ को ड्रॉ करना सीखेंगे। अभी हम ग्राफिकली इनको सॉल्व करके नहीं देखेंगे। इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, एक्सरसाइज 3.2, उसमें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करें उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 पर पहले हम आते हैं और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी डॉटर को बताया 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you were then, 7 साल पहले तुम जितनी बड़ी थी मैं उससे 7 times बड़ा था, मैं उससे 7 गुना बड़ा था। मेरी एज तुम्हारी एज की 7 times थी 7 साल पहले। और 3 years from now, आज से 3 साल के बाद, I shall be 3 times as old as you will be, तुम्हारी एज जितनी हो जाएगी, मेरी एज उसकी 3 times हो जाएगी, मेरी एज तुम्हारी एज की 3 गुना हो जाएगी। कब? आज से 3 साल के बाद। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली यानी आपको इक्वेशन बनानी है वेरिएबल्स में, एक्स और वाई वेरिएबल्स में, और ग्राफिकली यानी उनका एक कार्टेशियन प्लेन पर उनका ग्राफ बनाना है। तो कैसे हम इसकी इक्वेशंस बनाएं और कैसे हम इसका ग्राफ बनाएंगे, देखते हैं इसको। तो अब आफ्ताब और उसकी डॉटर की जो अब की एज है उसे हम कुछ पहले मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज, आफ्ताब की प्रेजेंट एज यानी अब इस समय उसकी जो एज है, जब वो बोल रहा है ये बात, उस समय जो उसकी एज है उसको हम मान लेते हैं x years। और ऐसे ही उसकी जो डॉटर है, डॉटर की प्रेजेंट एज को हम मान लेते हैं y years। आफ्ताब अभी x years का है और उसकी डॉटर अभी y years की है। अब पहले आफ्ताब बात कर रहा है किसके बारे में? 7 years ago। तो 7 years ago की अगर हम बात करें, 7 साल पहले, 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी रही होगी?
अगर अभी आपकी एज 15 ईयर्स है या 16 ईयर्स है तो 7 ईयर्स पहले आपकी एज कितनी रही होगी? जो भी आपकी अभी की एज है उसमें से आपको 7 माइनस करना पड़ेगा। तो आफताब की अभी की एज कितनी है? x है। 7 साल पहले उसकी एज कितनी होगी? x माइनस 7 ईयर्स इतनी रही होगी। और डॉटर की एज कितनी रही होगी उस टाइम पर? डॉटर की भी जो अब की एज है उसमें से 7 साल माइनस करने पड़ेंगे। तो अभी वो y ईयर्स की है तो उसकी एज रही होगी y माइनस 7 ईयर्स। अब आफताब बोल क्या रहा है कि 7 साल पहले मेरी जो एज थी वो तुम्हारी एज की 7 गुना थी, 7 टाइम्स थी। आफताब की जो एज थी यानी x माइनस 7 वो किसके बराबर थी? वो 7 टाइम्स थी डॉटर की एज की। तो वो 7 टाइम्स थी डॉटर की एज की। ये बन गई हमारी इक्वेशन। सॉल्व करते हैं इसको। इसका मतलब क्या है? ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। और इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x माइनस 7y को उधर ले आते हैं और नंबर्स को एक तरफ ले जाते हैं तो माइनस 49 प्लस 7 कितना हो जाएगा? माइनस 42। तो ये हमारे पास बनकर आ गई पहली इक्वेशन। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। ठीक है। इसके बाद अगली लाइन में आफताब ने क्या बताया? 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद, यानी 3 ईयर्स आफ्टर। 3 साल के बाद क्या होगा? अब पहले तो देखते हैं आफताब की एज 3 साल के बाद हो कितनी जाएगी। 3 साल के बाद आफताब की एज अब से 3 साल बढ़ जाएगी तो अभी उसकी एज x है तो तब हो जाएगी x प्लस 3 ईयर्स। और ऐसे ही डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? डॉटर की एज भी अब जितनी है उससे 3 साल बढ़ जाएगी। अभी y है तो 3 साल बाद हो जाएगी y प्लस 3 ईयर्स। और आफताब का कहना क्या है कि 3 साल के बाद मेरी एज तुम्हारी एज की 3 टाइम्स होगी। मेरी एज यानी आफताब की एज कितनी होगी? डॉटर की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। डॉटर की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। ब्रैकेट सॉल्व किया है बस। और रीअरेंज कर देते हैं। x माइनस 3y किसके इक्वल आएगा? जब ये 3 उधर जाएगा तो ये इक्वल हो जाएगा 9 माइनस 3 यानी 6 के। तो ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ये है इक्वेशन 2। तो ये अभी हमने क्या किया है? हमने ये दोनों इक्वेशंस बनाई हैं एल्जेब्रिकली। जो भी सिचुएशन हमें दी गई थी क्वेश्चन में इसको एल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। ये इक्वेशन 1 से पहले स्टेटमेंट को और इक्वेशन 2 से दूसरे स्टेटमेंट को, जहाँ पर x और y क्या है? x है आफताब की प्रेजेंट एज और y है उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज। अब हमें क्या करना है? इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका। इक्वेशंस यहाँ पर लिख लेते हैं क्या क्या है। पहली इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ठीक है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं इसके। ग्राफ में क्या क्या हमें प्लॉट करना पड़ेगा? हमें क्या चाहिए? अलग अलग हम इसमें x और y डालेंगे। x डालते हैं या y की वैल्यू डालते हैं और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। सपोज कीजिए आपने x को डाल दिया यहाँ पर 0। x को अगर आपने यहाँ पर 0 डाल दिया आपको क्या मिलेगा? 0 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। तो y इज इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा? y इक्वल आ जाएगा माइनस 42 अपॉन माइनस 7, यानी आ जाएगा ये प्लस का 6। तो y क्या निकल कर आ गया? 6। कब आया ये? जब हमने x को डाला है 0। तो x अगर 0 है तो y है हमारा 6। कुछ और वैल्यू डाल के देखते हैं। x को अगर आपने सपोज कीजिए 7 डाल दिया तो क्या बनेगा? यहाँ पर x को 7 डाल दिया, 7 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, यानी माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 माइनस 7, ये उधर चला जाएगा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49, तो y इज इक्वल टू निकल कर आएगा 7। ठीक है, ये कब हुआ था? जब हमने x को 0 लिया था। ये कब हुआ है? जब हमने x को 7 लिया है। तो x अगर 7 है तो y भी कितना निकल कर आ रहा है? y भी 7 निकल कर आ रहा है। ठीक है, ये क्या है? हमारी इक्वेशन 1। उसका ग्राफ बनाने की हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। जब x 0 है तो y है 6, तो ये आ गया हमारा पॉइंट 0,6। ठीक है, और अगर x 7 है तो y भी 7 है, तो यहाँ कहीं पर हमारा पॉइंट ये
ऐसे कहीं अप्रॉक्सीमेटली यहाँ कहीं पर आ जाएगा 7,7 और आप इन दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करोगे एक स्ट्रेट लाइन से, ये ऐसा कुछ आपको यहाँ पर इसका ग्राफ बनकर आएगा। ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 का ग्राफ। ठीक है, अब दूसरी वाली का ग्राफ बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास? दूसरी इक्वेशन थी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। एक बार देख लेते हैं पीछे क्या इक्वेशन थी। x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, हाँ ये इक्वेशन थी। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे? x और y के कोई ऐसे दो कोऑर्डिनेट्स पहले निकालोगे, दो सॉल्यूशंस इसके फाइंड करोगे, x, y ऐसे दो फाइंड करोगे जिसने डालने पर LHS और RHS इक्वल हो जाए। तो यहाँ हम क्या करते हैं, x को पहले रख कर देखते हैं 0। अगर आप x 0 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस 3y इज इक्वल टू 6, यानी y कितना आएगा? y आ जाएगा माइनस का 2। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया? अगर x 0 है तो y है माइनस का 2। ठीक है, और दूसरा क्या, और कुछ वैल्यू रख कर देखते हैं। यहाँ पर x को अगर हम रख लें, यहाँ पर 6 रख लेते हैं। x 6 है तो ये 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसका मतलब क्या है? 6 को उधर ले जाएंगे, 6 माइनस 6 हो जाएगा 0, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब y इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आया कि अगर x 6 है तो y हमारा 0 है। प्लॉट करते हैं इसको भी। x 0 है तो y है माइनस का 2, तो ये है अगर -1 और यहाँ पर है -2। x 0 है तो y है -2, एक तो ये पॉइंट आ गया। और x अगर 6 है तो y है 0, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 6,0 और ये पॉइंट हमारा हो गया 0, -2। इन दोनों को जब आप ज्वाइन कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन से तो आपको इस इक्वेशन का भी ग्राफ मिल जाएगा। ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है? दूसरी इक्वेशन का ग्राफ है। x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 कौन सी नंबर की इक्वेशन थी? सेकेंड नंबर की इक्वेशन। तो ये हमने इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो अभी तो हमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि इसके सॉल्यूशन फाइंड करो। अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड करना होता तो हमें देखना पड़ता कि ये दोनों लाइंस कहाँ पर जाकर इंटरसेक्ट हो रही हैं। जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट हो रही होती वो पॉइंट इसका कॉमन, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच, उसने 3 बैट्स खरीदे और 6 बॉल्स खरीदी और टोटल कितने पैसे खर्च हुए उसके? 3,900 रुपीज़ की उसने ये चीज़ें खरीदी। उसके बाद उसने एक बैट और खरीदा, 1 बैट और खरीदा और साथ में 3 बॉल्स खरीदी उसी तरह की सेम रेट वाली, और इस बार उसने दिए पैसे कितने? रुपीज़ 1300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो हमें इक्वेशंस बना के पहले से शो करना है और फिर उनका ग्राफ बना के दिखाना है। तो 3 बैट्स और 6 बॉल्स यहाँ पर खरीद रहे हैं और टोटल इतने पैसों के। तो क्या करेंगे हम इसमें? यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट है, मान लेते हैं हम x रुपीज़ का हमें एक बैट मिलता है, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कॉस्ट कितनी है? वो है y। ठीक है, अब देखिए कोच ने खरीदे 3 बैट्स, तो एक बैट अगर x रुपीज़ का है तो 3 बैट्स में के लिए उसने कितने पैसे दिए? उसने दिए 3x रुपीज़, और साथ में उसने बॉल्स भी खरीदी और कितने रुपीज़ देगा? अब एक बॉल की जो कॉस्ट है वो y रुपीज़ है, तो 6 बॉल कितने की पड़ेंगी? 6 बॉल्स उसको पड़ेंगी 6 इंटू वाई, यानी 6y रुपीज़ की। और ये जो टोटल उसने पैसे दिए बैट और बॉल के मिला के, तो 3 बैट की कॉस्ट प्लस 6 बॉल्स की कॉस्ट वो हमें दी हुई है कितनी? 3900 रुपीज़। अब यहाँ तो हमें दिखाई दे रहा है ये नंबर सब 3 से डिविजिबल है, तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 3 से कर दें डिवाइड तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा सिर्फ x, जब 6 को आप 3 से डिवाइड करेंगे मिलेगा 2y, और यहाँ जब 3900 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1300। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1।
ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं दूसरी इक्वेशन। तो दूसरी इक्वेशन में क्या बोल रहे हैं, अब कोच ने एक बैट खरीदा और 3 बॉल्स खरीदी और इस बार उसको पैसे देने पड़े 1300 रुपीज़। तो 1 बैट खरीदने में कितने पैसे दिए, x रुपीज़, और 3 बॉल्स खरीदने में कितने पैसे दिए, एक बॉल के लगते हैं y रुपीज़, तो 3 बॉल्स के लगेंगे 3y रुपीज़, और इनका टोटल मिलाकर कितने पैसे दिए, वो दिए 1300 रुपीज़। तो ये तो डायरेक्ट हमारे पास इक्वेशन 2 बनकर यहाँ पर आ गई। ठीक है, ये तो हो गया इनका रिप्रेजेंटेशन एल्जेब्रिकली हमने इन्हें रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें इन्हें रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली, एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, वही कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो पहली इक्वेशन लेते हैं, पहले हमारे पास इक्वेशन 1 है x + 2y = 1300, ये है इक्वेशन 1। तो हमें यहाँ पर निकालने हैं x, y, ऐसे x, y जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, जो इसके सॉल्यूशन हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, अगर हम x को रख दें यहाँ पर 100, x को 100 रख दें सपोज, तो ये हो गया 100, और इसको जब हम उधर ले जाएंगे तो 1300 - 100 यानी ये हो जाएगा 1200। ठीक है, और तो हमारे पास क्या आएगा, 2y = 1200, तो y = 1200/2 यानी 600 हमारा y निकल कर आएगा। कैसे किया हमने, x को यहाँ पर रख लिया हमने, मान लिया 100 है, तो 100 + 2y, 100 + 2y = 1300 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2y = कितना हो गया, ये 100 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2y हो गया 1200, यानी y कितना आ गया 1200/2 यानी 600। ऐसे ही आप और क्या देखेंगे यहाँ पर कि अगर हम x को रख दें यहाँ 300 रख देते हैं, x को 300 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 300 + 2y = 1300। इसका मतलब 2y = कितना, 300 को उधर ले गए, माइनस हुआ, हो गया 1000। इसका मतलब y हमारा कितना निकल कर आ गया, 1000/2 यानी 500। तो अगला कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला, x को जब हम रखेंगे 300 तो y होना चाहिए 500, तो 300, 500 ये मिल गया। ऐसे इक्वेशन सेकंड के भी हम फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो x + 3y = 1300, ऐसा कुछ हमारे पास है इक्वेशन 2। तो हम यहाँ पर x और y इसके सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, फिर हम उन्हें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, x, y। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, अगर x को 100 रख दें, रख के देख लेते हैं, x को हमने रख दिया 100, तो क्या बना, 100 + 3y = 1300। इसका मतलब 3y = कितना हो गया, 100 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3y हो जाएगा 1200, और इससे हमारे पास y निकल कर आएगा 1200/3 यानी 400। ठीक है, और ऐसे ही x को अगर आप रख देंगे 400, तो हमें क्या मिलेगा, 400 + 3y = 1300, तो यानी 3y = 400 उधर जाएगा, माइनस होगा, तो यहाँ आ जाएगा 900, और इसका मतलब y निकल कर आएगा 900/3 यानी 300। तो हमें यहाँ पर क्या क्या कोऑर्डिनेट्स मिल गए, यहाँ हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए, जब x 100 है तो y है 400, 100, 400, और दूसरा हमें क्या मिला, 400, 300। तो ये पॉइंट्स अब हमें ग्राफ पर ड्रॉ करने हैं। कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। ठीक है, स्केल कितना ले लिया हमने, 1 यूनिट = 10 सेंटीमीटर। 1 यूनिट जो भी आपके ग्राफ में है, ग्राफ पे आप बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर होगा यहाँ पर, तो 1 सेंटीमीटर को आप ले लेंगे 100 यूनिट्स। तो पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या हैं, इक्वेशन 1 की एक बार फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं। एक तो है हमारे पास इक्वेशन 1 के पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, वो क्या क्या थे, इक्वेशन 1 के थे 100 के साथ 600 और 300 के साथ 500, 100 के साथ में 600 और 300 के साथ में 500। ठीक है, ये किसके हैं, ये है फॉर इक्वेशन 1। और ऐसे इक्वेशन 2 के भी हमारे पास थे सॉल्यूशंस, वो क्या क्या थे, x y देख लेते हैं उसको भी एक बार पीछे। तो ये हमारे पास थे 100, 400, 400, 300, 100, 400, 400, 300, इन्हें हमें प्लॉट करना है।
इक्वेशन 1 का ग्राफ बनाते हैं पहले 100, 600, तो 100x 100 है तो y है 600, यहाँ कहीं पर हमारा पॉइंट आएगा, कौन सा पॉइंट है ये 100, 600। दूसरा है 300, 500, 300, 500, ये यहाँ कहीं पर आपके पास पॉइंट आ जाएगा 300, 500। इन दोनों पॉइंट्स को जब आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे तो आपके पास आएगी पहली इक्वेशन का ग्राफ, आपके पास बनकर आ जाएगा। पहली इक्वेशन जो कि क्या थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 का ग्राफ बनकर आ गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है 100, 500, हाँ सॉरी 100, 400, तो यहाँ पर आएगा कहीं पर पॉइंट 100, 400, और दूसरा है 400, 300, 400, 300, तो यहाँ कहीं पर आपका पॉइंट आएगा 400, 300। इन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन से तो आपके पास दूसरी इक्वेशन का ग्राफ भी आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, वो x प्लस 3y इज इक्वल टू 300, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ठीक है, तो अभी तो हमें इसे सॉल्व करने को बोला नहीं है तो इसे हमें आगे एक्सटेंड करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर सॉल्व करने को बोला होता तो क्या करते हैं, हम इन्हें आगे एक्सटेंड करके देखते हैं कि किस पॉइंट पर ये मीट कर रहे हैं। वो जो इनका कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें x और y की वैल्यूज देते, वो x और y जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का कॉमन सोल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, 2 किलो एप्पल्स की कॉस्ट एंड 2 किलो एप्पल्स प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 किलो ग्रेप्स की कॉस्ट किसी दिन पर कितनी पाई गई, ₹160 पाई गई। तो आपने 2 kg एप्पल्स खरीदे और साथ ही साथ 1 kg ग्रेप्स खरीदे तो आपको ₹160 देने पड़े। एक महीने के बाद जब आप दोबारा मार्केट गए खरीदने के लिए, आपने क्या खरीदा, 4 kg ऑफ एप्पल्स खरीदे और साथ में 2 kg ऑफ ग्रेप्स खरीदे तो आपको ₹300 देने पड़े। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, इसको आप सिचुएशन को एल्जेब्रिकली यानी इक्वेशंस बनाकर 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन बनाकर दिखाइए और ज्योमेट्रिकली यानी ग्राफिकली इसको बनाकर दिखाइए। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स, 1 kg ऑफ एप्पल्स की कॉस्ट को हम मानकर चल रहे हैं ₹x, और ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स ये हम मान लेते हैं ₹y। 1 किलो एप्पल हमें ₹x के मिलते हैं और 1 किलो ग्रेप्स हमें ₹y के मिलते हैं। अब पहले दिन जब हम गए थे शॉपिंग करने तो हमने खरीदे थे 2 किलो एप्पल्स, तो अगर 1 kg एप्पल्स ₹x के मिल रहे हैं तो 2 kg एप्पल्स कितने के मिलेंगे, वो मिलेंगे ₹2x के। और साथ ही साथ हमने और क्या खरीदा, 1 kg ग्रेप्स, उसके कितने पैसे हमें देने पड़े, ₹y, तो हमें टोटल रुपीज़ कितने देने पड़े, 2x प्लस y, और ये टोटल रुपीज़ हमें दिए हुए हैं कितने, 160। तो ये तो बन गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरी देखते हैं। फिर जब हम एक महीने के बाद गए, हमने 4 kg एप्पल्स खरीदे, तो 1 kg एप्पल मिलते हैं ₹x के, तो 4 kg एप्पल कितने के मिलेंगे, वो मिलेंगे ₹4x के। और साथ ही साथ हमने खरीदे 2 kg ग्रेप्स, तो 1 kg ग्रेप्स मिलते हैं ₹y के, तो 2 kg ग्रेप्स मिलेंगे ₹2y के। और इस बार हमें पैसे कितने देने पड़े, इस बार हमें देने पड़े ₹300। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं तो LHS और RHS दोनों को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या आएगा हमारे पास, जब 4 को 2 से डिवाइड किया 2x बचा, 2y को 2 से डिवाइड किया तो बचा सिर्फ y, और यहाँ 300 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें मिलेगा 150। तो ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ये तो हो गया एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब हमें क्या करना है, ज्योमेट्रिकली इनको रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना है तो क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो पहले इक्वेशन 1 के लिए निकालते हैं। फॉर इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। तो इसके दो सॉल्यूशंस हम निकाल लेते हैं ग्राफ बनाने के लिए, x y। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है क्या, इक्वेशन 1 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। वैल्यूज पुट करते हैं। तो सपोज कीजिए आप यहाँ पर x को,
y को 0 रख देते हैं। y को अगर हमने 0 रख दिया, y 0 है, तो 2x इज इक्वल टू 160, तो x कितना आ गया 160/2, यानी x आ जाएगा 80। और हम क्या कर सकते हैं, y को रखते हैं 30। y को अगर हमने यहाँ 30 रख दिया तो हमारे पास क्या आया 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 160। इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 160 माइनस 30। 160 में से 30 माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा 30। ठीक है, चलो कर लेते हैं। तो 160 में से 30 माइनस किया, आ गया 130। तो x हमारे पास क्या निकल कर आया, डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो आ जाएगा 65 हमारे पास x निकल कर आ जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर y 0 है तो x कितना है, x है 80। और अगर y है 30 तो x कितना है, x आ रहा है 65। ये तो हो गया इक्वेशन 1 के लिए। अब इक्वेशन 2 के लिए देखते हैं। फॉर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। तो इसके भी हम दो सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, x कॉमा वाई क्या क्या हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर सपोज कीजिए y को 10 रखते हैं, y को रख दिया 10, तो क्या आएगा 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 150, यानी 2x इज इक्वल टू, जब ये 10 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 140। इसका मतलब x आ जाएगा 70। तो एक तो कोऑर्डिनेट ये मिल गया, x 70 और y 10, 70,10। और हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम यहाँ पर y को रखते हैं सपोज 30 रख दिया y को, तो हमें मिला 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 150, यानी 2x इज इक्वल टू हो गया 120। तो x हमारे पास आ गया 60। तो दूसरा कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गया 60,30। ठीक है, तो ये दो कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए इनके। अब हमें क्या करना है, इनको प्लॉट करना है। तो क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है, पहले इक्वेशन 1 के 80, 0, 65, 30। 80, 0, 65, 30। 80, 0 ये तो यहाँ मिल गया हमें पॉइंट 80, 0। और दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा 65, 30। तो 65 यहाँ होगा 60 और 70 के बीच में, और 30 कहाँ पर है, 30 यहाँ पर है। तो यहाँ कहीं पर हमारा पॉइंट ये निकल कर आएगा 65, 30। इन दोनों को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको इस इक्वेशन का ग्राफ बनकर मिलेगा। तो ऐसे कुछ आपको एक ग्राफ बनकर यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा कुछ ग्राफ बनकर मिल जाएगा। ये किसका ग्राफ है, ये है हमारी इक्वेशन 1 का ग्राफ। इक्वेशन 1 जो कि क्या थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। तो ये किसका ग्राफ है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 का ग्राफ है। दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। तो दूसरी इक्वेशन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, 70, 10, 60, 30। दो पॉइंट्स हमें प्लॉट करने हैं, एक है 70, 10। तो यहाँ कहीं पर हमारा पॉइंट हमें मिलेगा, कौन सा पॉइंट है ये 70, 10। और दूसरा था 60, 30। तो 60, 30 हमें यहाँ कहीं पर ये ग्राफ बनकर यहाँ कहीं पर ये पॉइंट हमें मिलेगा। कौन सा पॉइंट है ये 60, 30। तो जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको मिलेगी सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ। तो ये आप ऐसे स्ट्रेट लाइन से जब आप ज्वाइन करोगे, अब यहाँ पर क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है तो इस वजह से एक ये क्लियरली यहाँ पर बन नहीं पा रहा है, लेकिन आप क्या देखोगे यहाँ पर आपके पास पैरेलल लाइंस निकल कर आएंगी। ये जो दो लाइंस आपको मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, ये आपको पैरेलल लाइंस मिलेंगी। ठीक है, तो ये लाइन बहुत अच्छी नहीं बन पाई है, पर आप समझ तो गए होंगे कि आपको कैसे कैसे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, और किस तरह से उन्हें ज्वाइन करके आपको दोनों ग्राफ बनाने हैं। तो ये हमने 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 का ग्राफ बनाया था, और ये हमने जो ब्लैक से बनाया है, ये बनाया हमने किसका ग्राफ, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 का ग्राफ हमने यहाँ पर बनाया है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 दूसरी इक्वेशन का। तो इस केस में आपको पैरेलल लाइंस मिल रही हैं। पैरेलल लाइंस मिलने का क्या मतलब है, पैरेलल लाइंस मिलने का मतलब है कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इनका कोई कॉमन सॉल्यूशन आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है,
और यहाँ पर आपको स्केल क्या लिखोगे, यहाँ पर जो आपका 1 सेंटीमीटर है ग्राफ पेपर पर, उसको आपने 10 यूनिट्स एज्यूम कर रखा है। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 3.1। क्या क्या पढ़ा आज हमने? आज हमने बात की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में। और हमें ये पहले से पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आप कोई एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लिखोगे तो उसकी जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 नहीं हो सकता। उसका आप ग्राफ बनाओगे तो आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो सब हमारी इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। और एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। आपको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखा है इन टू वेरिएबल्स, तो उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कंडीशन यहाँ भी सेम ही रहेगी, a1 स्क्वायर्ड प्लस b1 स्क्वायर्ड 0 नहीं हो सकता, यहाँ पर a2 स्क्वायर्ड प्लस b2 स्क्वायर्ड 0 नहीं हो सकता, यानी a1 और b1 दोनों 0 नहीं हो सकते, यहाँ पर भी a2 और b2 दोनों 0 नहीं हो सकते। इनका अगर हमें कोई कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना है तो वो ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा जो पॉइंट इस लाइन पर भी लाई कर रहा है और इस लाइन पर भी लाई कर रहा है। ग्राफिकली अगर हम इस पेयर को रिप्रेजेंट करेंगे तो या तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी, या हमें पैरेलल लाइंस मिलेंगी, या हमें कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी। अगर हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग है यानी सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जो इनका कॉमन सॉल्यूशन है, यानी हमारी पेयर का यूनिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है। पैरेलल लाइंस हैं तो इसका मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों में कॉमन है, यानी इनका कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं है। कोइंसिडेंट लाइंस है यानी हर एक पॉइंट जो एक लाइन पर लाई कर रहा है, एक लाइन का हर सॉल्यूशन दूसरी लाइन का भी सॉल्यूशन है, एक इक्वेशन का हर सॉल्यूशन दूसरी इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है, तो इनके इनफाइनाइट कॉमन सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। इसके बाद हमने एक्सरसाइज 3.1 की थी, जिसमें हमें करना क्या था? सिर्फ इक्वेशंस बनानी थी, यानी अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना था गिवन सिचुएशन को, और साथ में ग्राफ बनाकर उनको रिप्रेजेंट करना था। जिसमें दो ग्राफ्स में हमने क्या देखा? हमें दो ग्राफ्स में तो कुछ इंटरसेक्ट होती हुई लाइंस दिखाई दे रही हैं, लेकिन जब हमने तीसरा वाला ग्राफ बनाया, तीसरे क्वेश्चन का ग्राफ बनाया, तो आपको उसमें क्या दिखाई दिया? वहाँ पर आपको दिखाई दिया कि जो लाइंस बनकर आएंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, इसको आप साफ से बना लीजिएगा अपने नोटबुक में। ग्राफ पेपर पर जब आप बनाएंगे और स्केल यूज़ करेंगे, पेंसिल यूज़ करेंगे, तो ये आपके पास एक अच्छा सा ग्राफ बनकर आ जाएगा और आप देखेंगे पैरेलल लाइंस आपके पास निकल कर आ रही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.2 के, और उससे पहले हम थोड़े से बेसिक कंसेप्ट्स और पढ़ेंगे कि ग्राफिकली हम और अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस को, और साथ में हम ये भी सीखेंगे कि बिना ग्राफ बनाए, एक्चुअली ग्राफ बनाए बिना हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा या उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।